समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है। यही चौंकाने वाली चेतावनी अमेरिका ने रूस को दी है, क्योंकि जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन की रूसी कब्जाधारियों को नष्ट करने की योजनाएं और स्पष्ट हो रही है। ये आखिरी बात है जो पुतिन सुनना चाहते थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने अमेरिका को अपने काबू में कर लिया है और उसे ऐसी शांति के लिए मजबूर कर दिया है जो कीव की तुलना में मॉस्को को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। लेकिन वह भ्रम अब टूट चुका है, क्योंकि रूस को चेतावनी दी जा रही है कि वह अभी निकल जाए, इससे पहले कि यूक्रेन पहले से ही खराब हालात को और भी ज्यादा खराब कर दे। यूक्रेन रूस और व्लादिमीर पुतिन की बिखरती मानसिकता पर थोड़ा अफसोस कर सकता है, लेकिन वो रूस को पंगु करने वाली अपनी रणनीति नहीं रोकेगा। 22 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप स्थायी प्रतिनिधि डैन नेग्रिया ने ऐसे बयान दिए जिन्होंने पुतिन को झकझोर दिया। रूस द्वारा ऐतिहासिक कीव, पोचांस्क लावरा यूनेस्को विरासत स्थल पर बमबारी की निंदा के बीच, जो पूरे यूक्रेन के सबसे पवित्र पूजा स्थलों में से एक है। नेग्रिया ने रूस से कहा कि अब समय आ गया है कि वह यूक्रेन के साथ समझौता कर ले, इससे पहले कि समय निकल जाए और यूक्रेन जीत हासिल कर ले। ये अब और भी अधिक संभव लगता है, क्योंकि 2026 में रूस के हाथ से बढ़त निकल गई है। रूस को समझौता करना चाहिए, समय मॉस्को के पक्ष में नहीं है, नेग्रिया ने कहा। अगर पुतिन सोचते हैं कि ये सिर्फ एक अमेरिकी प्रतिनिधि की राय है और बाकी सब मानते हैं कि रूस जीतेगा, तो वो बड़ी भूल कर रहे हैं। नेग्रिया की टिप्पणियां जून के शुरू में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सीनेट में बयानों के बाद आईं। रूबियो ने रूस के बारे में कहा, वे निश्चित रूप से वे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने पहले दिन तय किए थे। यह बयान पुतिन के दिल में खंजर की तरह लगा होगा। रूबियो ने कहा, संभव है वे कभी उन लक्ष्यों को भी कभी सैन्य रूप से हासिल न कर सके जो अब बातचीत में मांग रहे हैं। ये दो प्रमुख अमेरिकी अधिकारी हैं जिन्होंने रूस की जल्दी जीत की संभावना को सार्वजनिक रूप से नकारा है। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब यूक्रेन को जीतने वाली तरफ मानते दिख रहे हैं। हम जल्द ही उस पर लौटेंगे। नेग्रिया की टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूं ही नहीं थी। उन्होंने कहा, रूस को अब समझौता करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की रणनीति इतनी सफल है कि कुछ लोग पुतिन और उनकी अक्षमता के लिए सहानुभूति भी महसूस कर सकते हैं। नेग्रिया ने हताहतों की संख्या और नवाचार जैसे दो अहम कारकों का उल्लेख किया। दोनों ही इस समय यूक्रेन के पक्ष में हैं और 2026 के अधिकांश समय में भी ऐसा ही रहा है। हताहतों के मामले में नेग्रिया बताते हैं कि रूसी सेना हर महीने लगभग 40,000 हताहतों, मारे गए या घायल का सामना कर रही है, जिसे हताश भर्ती हथकंडों से और बढ़ावा मिल रहा है, जो रूस की आर्थिक स्थिति और बिगाड़ रही है। रूस अब केवल भर्ती होने करने पर करीब $80,000 का रिकॉर्ड तोड़ बोनस दे रहा है। यह रिपोर्ट CNN ने 14 जून को दी। मॉस्को टाइम्स ने कुछ हफ्ते पहले यह भी कहा था, पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो किसी भी रूसी नागरिक का $1,40,000 तक का कर्ज माफ कर देता है अगर वो रूसी सेना में स्वयंसेवक के रूप में भर्ती होता है। ये हताशा के कदम है, क्योंकि रूस यूक्रेन की रणनीति के कारण आई भर्ती संकट से जूझ रहा है। रूस को ये लागू करने ही होंगे, उसके पास विकल्प नहीं है। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार 24 जून तक रूस ने 13,95,000 से थोड़ा अधिक सैनिक खो दिए हैं। मई में BBC ने बताया था कि यूके की मुख्य जासूसी एजेंसी GCHQ के अनुसार लगभग 5 लाख रूसी सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक रूस की रोजाना सैनिक हानि मार्च 2025 के बाद पहली बार एक महीने से 1,000 से अधिक रही है। 1 जून से 22 जून के बीच के समय में रूस की हानि हर दिन 1,130 से 1,550 के बीच रही है और उन 22 दिनों में से केवल 3 दिनों में ही हानि 1,100 के आसपास रही। बाकी दिनों में यह इससे कहीं अधिक थी। यह रूस के लिए टिकाऊ नहीं है और यही यूक्रेन की चतुर रणनीति का पूरा मकसद है। यूक्रेन कब्जे वाले इलाकों में जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन जानता है कि वह रूस के साथ क्षयकारी युद्ध में फंसा है। उसकी जीत का सबसे अच्छा तरीका है कि वह रूस को इतना नुकसान पहुंचाए कि रूस युद्ध जारी न रख सके।
यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने साफ कहा है कि रूस हर महीने 50,000 हताहत का आंकड़ा नहीं छूना चाहता। फेडोरोव ने कहा कि इतना नुकसान रूस के लिए इस आक्रमण को जारी रखना नामुमकिन कर देगा और पुतिन को वार्ता के लिए मजबूर करेगा। मानते हैं कि उसके लिए बातचीत का रास्ता अब भी खुला है, पर अमेरिका कहता है समय तेजी से निकल रहा है। बिल्कुल, उस लक्ष्य को तय करना और वास्तव में उसे हासिल करना दो बहुत अलग बातें हैं। यही यूक्रेन की रणनीति की असली कमाल दिखती है। नेग्रिया बताते हैं कि मोर्चे पर और उससे आगे तक की नवाचार ही यूक्रेन को जीत की ओर ले जा रहे हैं और रूस यूक्रेन द्वारा अपने ड्रोन को पहले से कहीं ज्यादा घातक बनाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है। नेग्री ही अकेले नहीं है जो यूक्रेन के रक्षा उद्योग की सराहना कर रहे हैं। 23 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि ईयू के रक्षा और अंतरिक्ष आयुक्त आंद्रेयास कुबिलियुस ने भी यही टिप्पणी की थी। कुबिलियुस ने यूक्रेन की सामरिक नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि घरेलू विनिर्माण की फुर्ती ही पुतिन और उनके साथियों के लिए यूक्रेन में मुश्किलें पैदा कर रही है। कुबिलियुस ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में सैन्य उत्पादन 50 गुना बढ़ा है और अब यूक्रेन ऐसे हथियार बना सकता है जो रूस की रणनीति का मुकाबला कर पाते हैं और पुतिन की सेना को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुबिलियुस ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को सामूहिक यूरोपीय रक्षा बाजार में शामिल करने के लिए ढांचा बनाने का आह्वान किया और उनकी यह मांग उचित है। यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में इतने नवाचार हुए हैं कि गिनना कठिन है। यूक्रेन ने एफपीवी और मध्यम दूरी के स्ट्राइक ड्रोन का घातक संयोजन विकसित किया, जिससे वो रूसी ठिकानों पर सैकड़ों किलोमीटर पीछे तक हमला कर सकता है। मध्यम दूरी के हमले रूस में भारी तबाही मचा रही हैं। यूक्रेन का रसद अवरोध कार्यक्रम ड्रोन दलों को सप्लाई रूट्स और वाहनों पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे क्रीमिया अलग थलग होता है और सप्लाई फ्रंट तक नहीं पहुंचती। इसे कमांड और कंट्रोल सेंटर्स और अन्य सैन्य ठिकानों जैसे ड्रोन लॉन्च पॉइंट्स पर हमलों के साथ जोड़ें तो आपको एक ऐसी रणनीति मिलती है जिससे रूस के फ्रंट लाइन हमले कमजोर होते जा रहे हैं। इसी कारण इतनी अधिक हताहतें हो रही है। रूसी सेनाएं कमजोर हो रही है, जबकि पुतिन समर ऑफेंसिव में और हमले का आदेश दे रहे हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार ड्रोन लंबे समय से फ्रंट लाइन पर हावी है और दोनों पक्षों में 85% मौतें व घायल ड्रोन के कारण हो रहे हैं। अब फर्क ये है कि यूक्रेन की रणनीति के तहत फ्रंट के पास किल जोन में एफपीवी ड्रोन के झुंडों को रूस के पीछे के इलाकों में सटीक वॉर करने की यूक्रेन की नई क्षमता से और बल मिला है, चाहे वो कब्जे वाले इलाकों में हो या रूस के अंदर। काउंसिल ने यूक्रेन के $10,000 वाले AI संचालित हॉर्नेट का जिक्र किया, जो लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन में अहम भूमिका निभा रहा है। नई पीढ़ी के ड्रोन आने से दोनों पक्षों को संसाधनों के इस्तेमाल का तरीका बदलना पड़ा है। यूक्रेन के लिए ज्यादा ड्रोन और हमले पहले किए अच्छे काम को और मजबूत करते हैं। रूस का हिसाब किताब कहीं ज्यादा सरल है और किसी भी तरह से प्रभावी नहीं है। पुतिन की रणनीति सिर्फ और सैनिक झोंकना लगती है। रूस की भर्ती संबंधी चुनौतियों को देखते हुए यह तरीका ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है और यही मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से नागरिया का कहना है कि मॉस्को के पास बातचीत की मेज पर आने के लिए समय कम होता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 जून की फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की रणनीति को व्हाइट हाउस तक अमेरिकी समर्थन और प्रशंसा मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जून की शुरुआत में एवियन ले बार्न में डिनर पर लंबी बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने 2026 में अब तक यूक्रेन की सैन्य उपलब्धियों से प्रभावित होने की बात कही। प्रावदा की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे इस संकेत के रूप में लिया है कि ट्रंप अब यूक्रेन को और मजबूत समर्थन देने के लिए अधिक इच्छुक हो रहे हैं। साथ ही पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए और दबाव डालने की संभावना भी बढ़ रही है। रूबियो और नेग्रिया से हमें यही दबाव देखने को मिला है। वे दोनों रूस को बता रहे हैं कि समय कम है और पुतिन को यूक्रेन छोड़ देना चाहिए, वरना उनका शासन बर्बाद हो सकता है। ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक से एक और बात सामने आई है, जिससे पुतिन का लक्ष्य पाना और मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वह बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है, ताकि हमारे और भी वीडियो आपके फीड तक पहुंच सके।
पुतिन इन सभी घटनाक्रमों को लेकर बिल्कुल गुस्से में हैं। अमेरिका के पुतिन से वार्ता में लौटने और रूस की कमजोर स्थिति मानने की अपील के बाद पुतिन का ट्रंप के प्रति रवैया बदल गया है। हालांकि पुतिन ये खुलकर नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत कायर है, लेकिन उन्होंने रूस के विदेश मंत्री और अपने कई प्रवक्ताओं में से एक सर्गेई लावरोव का इस्तेमाल ये खबर देने के लिए किया है। 23 जून को लावरोव ने अफसोस जताया कि अमेरिका अब निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका से हट रहा है और लगता है कि वह 2025 में ट्रंप के उन बयानों को भूल गया है जो रूस के पक्ष में झुकाव दिखाते थे। ये हमें रूस का बचकाना गुस्सा जैसी लगती है और पुतिन अपने साथियों के जरिए अमेरिका की आलोचना करने से रुके नहीं। अमेरिकी खबरों के मुताबिक 23 जून तक के 3 दिनों में 3 रूसी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अमेरिका वादे नहीं निभा रहा है। लावरोव उनमें से एक थे। उनसे पहले क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव थे, जिन्होंने दावा किया कि केवल रूस ही अमेरिका के साथ हुई समझौते को निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, जबकि दूसरी तरफ जैसा कि अब दिख रहा है पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं रही है। लावरोव की शिकायत के बाद उनके डिप्टी सर्गेई रयाबकोव ने भी कहा कि अमेरिका 2025 अलास्का शिखर सम्मेलन में हुई बुनियादी समझौतों से पीछे हट गया है। उन्होंने आगे कहा, हम यह भी देख रहे हैं कि वॉशिंगटन की नीति अमेरिका के सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों यानी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई सबसे कट्टरपंथी रूस विरोधी नीतियों के और करीब जा रही है। लावरोव ने अपनी टिप्पणियों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह उम्मीद अब खत्म हो गई है कि अमेरिका एक ईमानदार मध्यस्थ हो सकता है, जिसका मतलब है कि रूस को आक्रमण जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन टिप्पणियों की खुला पाखंड हैरान करती है। रूस यह जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ क्रेमलिन की तरफ से एक बड़ा गुस्सा दिखाना है, क्योंकि पुतिन को लगता है कि अब वो अमेरिका को अपनी तरफ करने के लिए और ज्यादा नहीं बहका सकते। रूस की प्रगति और यूक्रेन में उसकी तथाकथित अपरिहार्य जीत के बारे में जो भी झूठ बोले गए थे वे सब उस शानदार रणनीति से उजागर हो गए हैं जिसने यूक्रेन को युद्ध में पहल यूक्रेन के हाथ में ला दी है। अमेरिका ने इस रणनीति का असर समझ लिया है और पुतिन अब बेहद हताश है, तो अब उन्होंने दूसरों पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पुतिन ने 23 जून को सैन्य स्नातकों को संबोधित किया। पुतिन ने भाषण में कहा कि यूक्रेन के मध्यम और लंबी दूरी के हमले मोर्चे पर रूस की बढ़त रोकने में असफलता के कारण हताशा का कदम है। ये ड्रोन, नागरिक ढांचे पर ये हमले किस लिए हैं? समाज को अस्थिर करने और रूसी सशस्त्र बलों की कार्रवाइयों को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता पैदा करने के लिए। पुतिन ने ऐसे भाषण में कहा जो पूरे युद्ध के दौरान रूस की रणनीति की अनदेखी करता है और जो उन सैनिकों के लिए था जिन्हें वह जल्द मोर्चे पर मरने के लिए भेजेगा। बिल्कुल, ये सब बकवास है। वास्तव में 2026 में रूस ने काफ़ी ज़मीन खोई और अप्रैल-मई में यूक्रेन ने युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार रूस पर क्षेत्रीय जीत हासिल की। अब पुतिन की समस्या यह है कि वह जो वैकल्पिक वास्तविकता हवा में गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वह अब मेल नहीं खाती। अमेरिका इसे भली भांति समझता है। यूरोप और रूस के कई लोग भी इसे समझते हैं, जो पुतिन के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। 22 मई को न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने बताया कि रूसी अधिकारियों ने पुतिन के बाद के समय के लिए तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता है पुतिन की बनाई हुई शासन व्यवस्था, जिसमें यूक्रेन पर उनका हमला भी शामिल है, अब टिक नहीं सकती। बच्चों को विदेश भेजा जा रहा है क्योंकि अधिकारियों को डर है कि यहाँ रहने पर उनके खिलाफ केस हो सकते हैं। एक अनाम अधिकारी ने रूस के मध्य और ऊपरी हलकों का माहौल बताते हुए कहा, ये कठिन समय है, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। फिर भी पुतिन और उनके करीबी गुर्गे झूठ बोलते हैं। अब वे ये हताशा और गुस्से में कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनके झूठ से अमेरिका उनके पक्ष में आएगा और पुतिन को गुस्सा होना भी चाहिए। अमेरिका के उन सभी दावों से परे कि पुतिन को अब हार मान लेनी चाहिए और ट्रंप द्वारा यूक्रेन की सैन्य रणनीति की खुलकर तारीफ करने के बावजूद एक चीज है जिसने पुतिन को सबसे ज्यादा नाराज किया है, वो है पैट्रियट गेम्स। अगर आपको लगा कि ट्रंप द्वारा यूक्रेन की रणनीति की तारीफ जेलेंस्की से मुलाकात की सबसे बड़ी खबर थी, तो आप गलत थे। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और रूबियो ने यूरोपीय रक्षा कंपनियों को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर बनाना शुरू करने के लिए लाइसेंस देने के विचार को सकारात्मक बताया। ये बहुत बड़ी बात है।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि पहली बार अमेरिका ने इस विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जोड़ा कि यूक्रेन के यूरोपीय साझेदारों के पास तकनीकी क्षमता है, अब बस राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी चाहिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने अमेरिका के बाहर के निर्माताओं को पेट्रियट मिसाइलें बनाने का लाइसेंस देने पर भी विचार किया। इस आउटलेट का दावा है कि ट्रंप अमेरिकी रक्षा कंपनियों से यूरोपीय देशों और यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल तकनीक का लाइसेंस देने की योजना बना रहे हैं ताकि यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइलों की कमी दूर हो सके। इससे रूस को हाल के महीनों में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ कुछ हद तक सफलता हासिल करने का मौका मिला है। वे ऐसा करना चाहेंगे, हम इस पर विचार करेंगे, ट्रंप ने 17 जून को पत्रकारों से कहा। मीटिंग में लाइसेंस पर बंद दरवाजों के पीछे विस्तार से चर्चा हुई थी। अगर अमेरिका द्वारा पुतिन से यह कहना कि अब यूक्रेन से बाहर निकलने का समय आ गया है एक मजबूत झटका लगा था, तो यह खुलासा रूसी नेता के लिए एक घातक प्रहार है जो सीधे उनके सिर पर पड़ा है। अब रूस के पक्ष में बस उसका हवाई अभियान ही बचा है। जमीन पर नाकामी और क्रीमिया की रक्षा में असमर्थता रूस की जीत में मदद नहीं कर रही। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन के पास पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी होने लगी है, रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें अपने लक्ष्यों को ज्यादा बार भेदने लगी है। हमने इसे मई में साफ तौर पर देखा। उस महीने रूस ने यूक्रेन पर 8,351 हवाई हथियार दागे। प्रावदा की रिपोर्ट है। ये रिकॉर्ड था। यूक्रेन की वायु रक्षा मिसाइलों से जूझ रही थी। 8,351 में से 8,150 स्ट्राइक ड्रोन थे, जिनके खिलाफ यूक्रेन ने 91.73% की प्रभावशाली इंटरसेप्शन दर दर्ज की। रूस द्वारा दागी गई 211 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों में यूक्रेन सिर्फ 53% ही रोक सका, जिससे प्रतिशत काफी कम रहा। पेट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति से यूक्रेन की मिसाइल इंटरसेप्शन दर बढ़ेगी। ट्रंप का लाइसेंसिंग समझौते के लिए तैयार होना यूक्रेन के लिए अहम और पुतिन के लिए विनाशकारी है। अमेरिका को उसके पक्ष में होना चाहिए था। कुछ ही समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि सारा दबाव यूक्रेन पर ही डील करने के लिए डाला जा रहा था। अब अमेरिका पुतिन को चेतावनी दे रहा है कि उसका समय कम है और वह ऐसे हथियार के बाहरी उत्पादन की अनुमति देने की तैयारी में है जो रूस की यूक्रेन का मनोबल तोड़ने के लिए आतंक फैलाने की रणनीति नाकाम कर देगा। अगर रूस की मिसाइलें रोकी जा रही हैं, तो रूस के पास अब क्या बचा? जमीन पर उसे सफलता नहीं मिल रही और यूक्रेन की ड्रोन रणनीति से उसके सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा है। इस सब का एक अच्छा सा निष्कर्ष भी है। जैसे ही पुतिन के चारों ओर से आवाजें उठ रही हैं, दोनों तरफ के लोग उन्हें बता रहे हैं कि अब यूक्रेन पर हमला करने का उनका सपना छोड़ देने का समय आ गया है। 4.5 साल की नाकामी के बाद यूक्रेन के यूएन दूत आंद्री मेल्निक ने फिर से कहा कि सब खत्म होने के बाद पुतिन की असली विरासत क्या होगी। पुतिन आधुनिक इतिहास के सबसे कुख्यात शख्सियतों में गिने जाएंगे, खासकर कीव के पोचेप्स्क लावरा पर हमले के बाद, और उनकी विरासत एक ऐसे युद्ध अपराधी की होगी जो अपने हर मकसद में नाकाम रहा। तो रूसी प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं, आप कभी भी कब्जा किए गए इलाकों को अपने पास नहीं रख पाएंगे, कभी नहीं। तो बहुत देर होने से पहले यूक्रेन से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, मेल्निक ने अपने भाषण के दौरान गरजते हुए कहा। अगर चेतावनी अनदेखी हुई तो रूस को जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है। मेल्निक ने कहा कि पुतिन द्वारा शुरू किया गया युद्ध अब रूस लौट आया है और पहली बार रूसी लोग इसकी भयावहता महसूस कर रहे हैं। उनके शब्द संयुक्त राष्ट्र के हॉल में गूंजे। और ये तो बस शुरुआत है। इस बात से बहस करना मुश्किल है। अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक कि खुद रूस के अधिकारी भी जब दीवार पर लिखी इबारत पढ़ रहे हैं तो पुतिन के पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। उसके लिए समझदारी यही है कि वह यूक्रेन से बाहर निकल जाए, जैसा सब कह रहे हैं। क्या पुतिन ऐसा करेंगे? शायद नहीं। अगर वो पूरे युद्ध की तरह हकीकत से आंखें मूंदे रहेंगे तो उनके देश को यूक्रेनी रणनीति के आगे झुकना पड़ेगा। जिसने रुख बदला पश्चिम ने सराहा, और जो रूस को वो युद्ध हारने की ओर ले जाएगा जो कुछ ही दिनों में खत्म होना था। पुतिन देख सकते हैं कि यूक्रेन की रणनीति क्रीमिया, जो रूसी कब्जे का सबसे कीमती हिस्सा है, के साथ क्या कर रही है। उन्हें कम से कम ये देखना चाहिए पुतिन ने शायद अपना सिर इतना रेत में गाड़ रखा है, या शायद कहीं और,
कि उन्हें असल में क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं है। लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलती। क्रीमिया हाथ से जा रहा है और अब 15 लाख रूसी प्रायद्वीप पर पछता रहे हैं। जानिए क्यों। हमारा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रोज यूक्रेन युद्ध और ताज़ा घटनाओं का विश्लेषण वीडियो में दिखाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।